गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल जहाँ से छोड़ा है चार्ज के बारे में बातें करी है, उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर भी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि हम जानते ही हैं कि साहब देखिए ये यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, बोथ आर रिपेल टू ईच अदर। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो ये दोनों रिपेल करते हैं, ये भी दोनों रिपेल करेंगे। सेम एज द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। तो क्या एक पॉइंट हुआ हमारा, that is the unlike charges are repelled to each other, whereas the like charges है बेटा, है ना, like charges, the like charges are repelled to each other, whereas unlike charges are attract to each other। ये एक दूसरे को, जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, जो सिंपल है वो हम जानते हैं। चाहे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को, माइनस को। तो ये सेम लाइक चार्जेस होता है वो रिपेल, और जो अनलाइक चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, वो हम जानते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, तो एक बार क्वेश्चन बना क्या कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज। एक बार बना और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना ये। तो जो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे उसको कंसिडर करते हुए लिखते हैं। चार्ज को हम देखें, यदि मेरा चार्ज मूवेबल पोजीशन में होगा, तो उस पोजीशन में कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मींस इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन ए रेस्ट पोजीशन और मूविंग पोजीशन, तब भी उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि मास है वो रेस्ट पोजीशन में होगा और मूविंग पोजीशन में होगा, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी के आसपास होनी चाहिए, उसके ऑर्डर में होनी चाहिए। तो मास की वैल्यू चेंज होती है, यह आइंस्टीन ने कहा था हमें। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने लिख दिया, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे, द चार्ज डजंट डिपेंड on velocity. The charge doesn't depend on velocity, whereas mass depends on velocity, according to Einstein। आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया इसके लिए, क्या, यदि कोई बॉडी, ये कोई बॉडी है, चार्ज नहीं है भैया, कोई बॉडी है, चार्ज भी हो सकती है, अनचार्ज भी हो सकती है। ये कोई बॉडी है जिसका मास मुझे दे रखा m0 है, ये रेस्ट पोजीशन में है। यदि ये बॉडी, यही बॉडी जब मूवेबल पोजीशन में होगी तो इसका मास क्या कहलाएगा, m। और इस m और m0 में उन्होंने रिलेशन दिया, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरम के बेसिस पर यह कहा m इक्वल टू होता है m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। m क्या चीज है यहां पर, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव मास। इफेक्टिव और मूवेबल मास, ठीक है भाई। इफेक्टिव मास भी कहते हैं, मूवेबल मास भी कहते हैं। m0 को कहते हैं हम रेस्ट मास, ये रेस्ट मास कहलाता है। और v जो चीज है, ये v वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी,
velocity of a body. And what is meaning of the c? The velocity of light. Velocity of light, ये लाइट की वेलोसिटी है। तो ये कह रहा है, इस फॉर्मूला कह रहा है कि यदि मास जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंस पूछे मास और चार्ज में तो एक डिफरेंस बनता ही है। सेकंड बात, कोई डाउट नहीं बेटा, इसमें हमने कह दिया यदि बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी तो मास अलग होता है, मूवेबल होगी तो मास अलग होता है। ऐसा नहीं कि मैं चौक को थ्रो कर दूंगा तो साहब इसका मास चेंज हो गया, मैं दौड़ जाऊंगा तो मेरा मास चेंज हो गया। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी बहुत ही छोटी होती है, इसलिए ये और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर ही रह जाती है, ये जीरो हो जाती है, इसलिए बराबर आ जाती है। इसलिए नहीं, उसकी वेलोसिटी इसकी कंपेयर में होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी के कंपेयर में होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बहुत अच्छा पॉइंट है और याद रखना कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है तो ये पॉइंट पूछा भी जा सकता है कि मैंने कहा कि सब ये देखिए एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो हमेशा इसके साथ मास होगा ही होगा। द मास ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज बॉडी। ठीक है भाई, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। इसका मतलब ये मैंने कहते हैं ये चार्ज बॉडी है तो ये कभी भी मासलेस नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। कैसे और क्यों, देखिए साहब, तो हम इसको रब कर देते हैं और फिर देखते हैं कि साहब ये हमने एक एग्जांपल लिया था। देखो हमने एक एग्जांपल लिया था इस तरीके का, फिर से सोडियम का लिख देता हूं मैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहां पर प्रोटॉन नंबर ऑफ इतने हैं और इलेक्ट्रॉन मेरे पास में इतने सारे हैं। ठीक है भाई, अब आप देखें मैं एक सिंपल सा छोटा सा एटम की बात करता हूं, उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्या ये मासलेस है? क्या ये न्यूट्रल बॉडी है? तो हमने कहा ये न्यूट्रल बॉडी है, ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 11 है, ये 0 हो गया। यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा तो साहब इस तरीके से बनेंगे, तो यहां से देखेंगे तो फिर से यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और ये प्रोटॉन हो गए 11, तो यहां पर प्लस का 11, ये माइनस का 10, ये प्लस का 1 हो गया। अब देखें यहां पर जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका कोई ना कोई मास है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बना और ये मेरा न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मास की वैल्यू लिखें तो me बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होती है। प्रोटॉन का मास लिखें तो mp बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होती है। अप्रोक्सीमेटली इसको 1 AMU कहते हैं। इसका मतलब कितना भी छोटा मास है लेकिन मास तो है। तो कोई भी एटम में दो चीजें तो होगी, चाहे कोई बॉडी हो, इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, और ये मासलेस नहीं होते। तो जब इनके पास मास है, चाहे मेरा न्यूट्रल बॉडी हो चाहे मेरी चार्ज बॉडी हो, उनके पास में मास होगा ही होगा, कंफर्म है। उल्टा बोलता हूं, मैंने कहा साहब ये चौक है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, आप देखें ये चार्ज नहीं है, क्या ये मासलेस है? क्या तो कह रहा है यदि कोई जिस बॉडी के साथ मास होगा, द मास इज एसोसिएट विद द बॉडी, तो क्या वो हमेशा ही चार्ज बॉडी होगी? तो हम कहेंगे नहीं साहब, ये मे और मे नॉट भी, हो भी सकती है और नहीं भी। तो इस पूरी बात को एक बार में समझे तो हमने दो बात बोली कि साहब देखिए मैं दो बात ले लेता हूं, यही ले लेते हैं अपन
ये मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है और ये मेरा मास है, इसके पास में चार्ज है, इसके पास में मास है। ठीक है भाई, तो पहले मैं इसके लिए बोलता हूं। तो मैंने कह दिया कोई चार्ज बॉडी है तो याद रखना इसके पास में मास एसोसिएटेड होगा ही होगा। और यदि मैंने कह दिया इसके पास में मास है तो हम कहेंगे इसके पास में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है भाई, तो देखें अपन स्टेटमेंट बोलते हैं इसके लिए, द मास इज एसोसिएटेड, ऑलवेज एसोसिएटेड। तो पॉइंट क्या लिख लेंगे आप, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है हमने प्रॉपर्टीज में देख रहे थे, मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट है वो, मास ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज बॉडी बट वाइसे वर्सा नॉट ट्रू। इसका मीनिंग यह है कि किसी बॉडी में मास होगा तो चार्ज होना ही पड़ेगा, ऐसा सही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट भी। समझ गए भाई? तो किसी के पास में चार्ज है तो मास होगा ही होगा, और किसी के पास में मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए साहब, जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। चाहे चार्ज एक्स एक्सिस में पड़ा हो, चाहे वाई एक्सिस में पड़ा हो, चाहे अर्थ सरफेस पर पड़ा हो, चाहे मून सरफेस पर पड़ा हो, चार्ज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है मेरे हिसाब से, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, तो उस पॉइंट में हम लिखेंगे। तो पहला ये बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि सब चार्ज जो होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए भाई? फिर हम बात करते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपन, फिफ्थ पॉइंट, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है छोटा सा, और अच्छा पॉइंट है, छोटा न्यूमेरिकल इस जगह पर बनता है। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिख देंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा सा समझते पना है ना, फिर पूरी बात को देख लेंगे। देखो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये वर्ड आया क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग होता है, वो सबसे पहले यूज किया था एनर्जी के लिए। क्वांटम थ्योरी पढ़ा अपन है, क्वांटा वहां पढ़ा, तो हमने कहा एनर्जी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा भाग होगा, उसको क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटा वहां पर तो एनर्जी का मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज नोन एज द क्वांटा। ठीक है ना? तो E इक्वल टू एच न्यू, वो एक फोटोन की जो एनर्जी है उसको हम क्वांटा कहते हैं, और उसी बेस पर क्वांटम थ्योरी होती है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्वांटा? तो उन्होंने कहा साहब इस तरीके से कि जो नेचर में जितने भी चार्ज हमें मिले हैं वो क्वांटिजेशन थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। क्या क्वांटिजेशन पर? जैसे मैं फोटोन की बात करूं तो हमने कहा भाई एक फोटोन होगा, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, कभी भी 1.5 फोटोन नहीं होता, कभी भी 2.3 फोटोन नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, इंटीजर नंबर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी। और इसी पर बेस्ड होती है हमारी क्वांटम थ्योरी। तो इसलिए हमने E इक्वल टू एन एच न्यू लिखा। तो E इक्वल टू एच न्यू किसी एक फोटोन की एनर्जी है, और फिर हमने लिखा एन एच न्यू, और n जो होता है वो 1, 2, 3 इस तरह इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसको हम 1.5 में लिखेंगे। इसी सेम ऐसा किया, ऐसा इसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने बताया
कि साहब जो नेचर में जो चार्ज मिलेगा वो ये मिनिमम एनर्जी है, उसी तरीके से एक मिनिमम चार्ज होगा और उस मिनिमम चार्ज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो उन्होंने कहा जितना भी नेचर में चार्ज जो मिलता है वो एक मिनिमम चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे उन्होंने कहा साहब Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसका मीनिंग हो गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये मिनिमम वैल्यू है किसी भी चार्ज की। अब जितना भी नेचर में जो चार्ज मिलेगा, ये जितना भी चार्ज मिलेगा वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, कभी भी 1.5 टाइम्स नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो चार्ज इज प्रेजेंट इन नेचर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज? द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये स्टेटमेंट क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज ये कहलाता है। जहां पर n की वैल्यू जब लिखेंगे तो n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 समथिंग, इस तरीके से बदला देंगे। तो यहां से मैं q की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे q मिलेगा प्लस का 1 ही मिल सकता है, प्लस का 2 ही मिल सकता है, प्लस का 3 ही मिल सकता है। इसी तरीके से q की वैल्यू मुझे माइनस का 1 ही मिलेगा, माइनस का 2 ही मिल जाएगा, माइनस का 3, इस तरीके से मिला जा सकता है। प्लस n ही, और इधर कहेंगे तो माइनस n ही मिल सकता है, इस तरीके से मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं भाई कि साहब जब कभी भी चार्ज नेचर में मिलेगा तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसे चार्ज का क्वांटिजेशन कहते हैं अपन। इसको पूछने का तरीका चेंज कर देता वो। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस पर हमसे पूछ लेता है क्या इतना चार्ज, कोई भी वैल्यू दे देगा, x कूलम चार्ज इज गिवन टू द बॉडी या x कूलम चार्ज इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द बॉडी। क्या मैं इतना दे सकता हूं या ले सकता हूं क्या भाई? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप सिंपल सा क्या कैलकुलेट करना, Q इक्वल टू एन ही लगाना और यहां पर n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। यदि n डेसिमल नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो कह देना हाँ मैं इतना दे सकता हूं, हाँ मैं इतना ले सकता हूं, हाँ इतना चार्ज पॉसिबल है, तो आंसर दे लेंगे। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? तो हम कह देंगे पॉसिबल है। और यदि ये n की वैल्यू डेसिमल में आ जाए तो हम कह देंगे कि साहब ना तो आप इतना चार्ज दे सकते हो, ना ले सकते हो, ना ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। कुछ चार्ज ऐसे मिले जिसकी वैल्यू e/3 प्लस माइनस e/3, कुछ वैल्यू प्लस माइनस 2e/3 मिली, तो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 है, लेकिन हमने इसको चार्ज नहीं कहा। उन्होंने कहा साहब ये इस तरीके से चार्ज तो स्टेटमेंट पहले दे दिया उन्होंने कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ये तो इंटीग्रल मल्टीपल है ही नहीं, ये तो डेसिमल में है। उनका हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, हमने जो बात कही वो गलत हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसे पार्टिकल को, और भविष्य में कभी भी ऐसे मिलेगा तो उन्होंने कहा इसको हम चार्ज नहीं कहकर इसको हम कह देंगे क्वार्क पार्टिकल, अलग से नाम दे दिया, क्वार्क पार्टिकल कहता है इसको, कि जो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं मिलेगा मुझे चार्ज, उसको हम क्वार्क पार्टिकल कहेंगे, और जो मिल जाएगा उसको हम चार्ज कह देंगे। ठीक, इसको हम चार्ज कह देंगे। इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मुझे पूछा जाए फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अपन ने कहा क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो बताया हमने। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितना, क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ 1 कूलम चार्ज।
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है भाई, हमसे ये पूछ रहा है, फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो देखें Q की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिजेशन थ्योरम क्या कह रहा है वो कि Q इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस NE के बराबर हो। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीनिंग द E? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। मास अपन ने पहले ही बता ही दिया। अब देखिए इसमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो फॉर्मूला तो मेरा ये है, Q की वैल्यू मुझे दे रखी है 1 कूलम, E की वैल्यू मुझे दे रखी है ये, तो मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करें, तो 1 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखें देयरफॉर n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, इसको आप लिख देना 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 25 से कैंसिल करोगे, फिर 4, ये बन जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 1 कूलम चार्ज में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए 1 कूलम चार्ज इतने सारे होंगे। ठीक है भाई, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, और किसी भी चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी कंसेप्ट से, उसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है उसका, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, द 2.6 इंटू 10 की पावर 18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नॉट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नंबर सेकंड देखिए, इसको मैं रब कर लेता हूं, पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पूछने का तरीका चेंज करते हैं, तो वो कहेगा ये आप सेकंड, वो कह रहा है कि बताइए 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। इतना चार्ज क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो फिर से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो, देखिए therefore the q इक्वल टू प्लस माइनस NE, उसी फॉर्मूले से फिर से देखिए q का वैल्यू कितना दे रखा मुझे, वेयर एज q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम, और E की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 दिस बिकम्स इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये कैंसिल कर दो 19 से, तो ये मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, इसका मतलब मिलता है 0.2। क्या पॉसिबल है क्या भाई, क्योंकि n की वैल्यू कैसी मिल गई मुझे, डेसिमल मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो पॉइंट डेसिमल में आ गया, तो इसका मतलब इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। सेम इसको क्वेश्चन को बनता है, कितने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, कितनी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब भी ऐसा ही करना भाई। यदि पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन कि कितना नंबर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में कहे, तब भी हम इस तरीके से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और उतने सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो डेफिशिएंसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ गए भाई। तो यदि ऐसा क्वेश्चन बनता हो तो आप बेटा n की वैल्यू ही कैलकुलेट करना और उस तरीके से सॉल्व कर लेना, सेम वही तरीका, सेम का सेम। तो बेटा आज अपन ने सभी ने पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, चार्ज क्या होता है,
चार्ज के बारे में बात कही, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ में उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है उसके बारे में बात करी। ठीक है भाई, इसके बारे में हम बात करें तो एक और पॉइंट रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि साहब ये चार्ज जो होता है कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो चार्ज कंजर्व होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है, ये 5th पॉइंट था, 6th पॉइंट में देखें, लास्ट पॉइंट है हमारा, तो चार्ज कंजर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट 6th पॉइंट में हम लिखेंगे चार्ज कंजर्व का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा 6 है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है, हां साहब ये किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो इसको स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन द आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। जितने भी केमिकल रिएक्शन लिखी अपन ने, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, उन सभी में देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा ये कोई एक्स एलिमेंट है और यहां पर मान लिया ये 82 है, इसका मास नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल ये लिखा मैंने, चार्ज बता रहे इसलिए। यदि यहां पर हमने लिख दिया 2He4 प्लस यहां लिखा मैंने Y, और मेरे से पूछे बताओ Y का ये वैल्यू कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर देखें ये 82 है, ये 2 आ गया तो बचेगा कितना, क्योंकि कंजर्व है चार्ज, तो ये टोटल दिस का टोटल इस दिस के बराबर होगा। तो 82 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 प्लस ये समथिंग वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। तो 80 प्लस 2 इक्वल टू 82 होगा। समझ गए? तो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉलो होता है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक और छोटी सी बात कि सब हमसे क्वेश्चन एक और पूछे तो ये कंजर्वेशन का कंप्लीट होता बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछता है हमसे कि बताएं कि एक बॉडी है, ये ए बॉडी है, इस ए बॉडी से मैंने दो बॉडी बनाई, एक बी और एक सी बनाई। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से बनाई, ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। इस बॉडी को भी बनाया जब इसको हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, 5 इलेक्ट्रॉन गिवन। ये सी बनाया तब हमने 5 इलेक्ट्रॉन एमिट कराए, किसमें से भाई, ए को दिया और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन एमिट कराया, एमिटेड। तो मुझे पता है जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो साहब ये कैसा चार्ज बनेगा मेरा, बी बॉडी कैसी होगी मेरी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी गिवन दिया ना तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये बी बॉडी बनी। जब यहां से एमिट करा दोगे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 एमिट करा दोगे तो ये साहब यहां से पॉजिटिवली बॉडी बनेगी, ये सी है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, इफ द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडीज m0, मास ऑफ पॉजिटिव बॉडीज m+ एंड द मास ऑफ नेगेटिव बॉडीज m-, किसी एक से ही बनाना है, ऐसा नहीं अलग अलग है वो, किसी एक से हमने प्लस बनाया, किसी एक से हमने माइनस बनाया। तो व्हाट आर रिलेशंस बिटवीन द मासेस m0, m1, m- एंड m+, इनमें क्या रिलेशन होगा।
तो भाई हमने पहले भी देखा इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है, तो जब इलेक्ट्रॉन के जाएगा इसके अंदर तो साथ साथ में कौन एंटर कर चुका है, मास। तो पहले जितना भी मास था उसकी कंपैरिजन में उसका मास अब ज्यादा हो जाएगा, किसका, नेगेटिवली चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो कोई ना कोई मास है इसका, जिसकी वैल्यू हमने लिखी 9.1 × 10⁻³ kg। तो इसके अंदर मास की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। जब मैंने C बनाया तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके साथ कौन बाहर आ चुका है, मास, तो M+ बना। तो मुझे बात बताओ किसका मास सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जितनी भी है उसकी कंपैरिजन में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, इसमें जितनी भी है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा होगा। इसमें थोड़े कम है तो उसके बाद में इसका होगा, और इससे भी इसमें कम है तो इसका मास सबसे कम होगा। तो रिलेशंस बिटवीन द मासेस बिटवीन न्यूट्रल बॉडी, नेगेटिवली बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो हम आंसर देंगे इन सभी में ये रिलेशन हो जाएगा। क्या रिलेशन होगा, दैट इज द M- इज ग्रेटर देन बी M0 और ये M+ होगा, इस तरीके से बता देंगे। तो इनके मासेस में रिलेशन पूछेगा तो हम आंसर ये दे लेंगे। तो बेटा आज का यहीं तक टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फिर से रिपीट करता हूं बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, चार्ज क्या होगा उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़े और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी। ठीक है भाई, हम कल पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज, फिर ओरिजिन ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे तो पूरा चार्ज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।